नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों आज हम लोग डेली करंट अफेयर में चर्चा करेंगे 6 फरवरी 2021 के विभिन्न समाचार पत्रों में से, जो कि आपके आगामी परीक्षा सीएचएसएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, एनटीपीसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, दिल्ली पुलिस, सीपीओएसआई एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम, इन सब के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय मामलों में पहली खबर है 2500 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट टू बी बिल्ट ऑन चेनाब रिवर। दोस्तों चेनाब रिवर के बारे में तो सुना होगा। ये देखिए यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है, दो नदियों का मिलन होता है। कौन कौन से? चंद्रा और भागा नदी। तो इन दोनों के संगम को चेनाब रिवर कहा जाता है दोस्तों, जो कि हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला दर्रे से निकलती है। तो आइए पहले खबर देखते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा इन नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हिमाचल सरकार ने अब जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में बहने वाली चंद्रा और भागा नदी के दोहन की तैयारी कर ली है। दोस्तों यह जो है, चूंकि पाकिस्तान के द्वारा की गई कुछ हरकतें, जैसे आपने उरी जो बालाकोट घटना हुई थी, इन सब के बाद भारत ने चेनाब नदी पर जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने की बात सोची है। ऐसे में पाकिस्तान हालांकि विरोध कर रहा है। चेनाब नदी का पानी भारत में ही ज्यादा प्रयोग हो जाएगा और इस तरह से हमारे देश में पानी कम हो जाएगा। लेकिन इस बात को नजरअंदाज करते हुए भारत अब चेनाब रिवर पर 2500 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट लगाने की पूरी तैयारी कर चुका है। इसमें चंद्रा और भागा नदी के संगम पर चेनाब नदी बनती है, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे गहरी और अधिक जल क्षमता वाली नदी है। दोस्तों सरकार ने इस नदी से 2500 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की योजना बनाई है। इसका पहले चरण में 1600 मेगावाट के आधा दर्जन प्रोजेक्ट आवंटित किए गए हैं और अभी तक दोस्तों चंद्रा और भागा पर कोई बिजली प्रोजेक्ट नहीं बनाया गया था। इन्हीं घटनाओं की वजह से भारत को यह निर्णय लेने पर मजबूर होना पड़ा। दोस्तों प्रारंभिक चरण में सतलज जल विद्युत निगम, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन एनएचपीसी, हिंदुस्तान पावर कारपोरेशन लिमिटेड जिसे एचपीसीएल और एनटीपीसी जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनियों को 1600 मेगावाट क्षमता के आधा दर्जन प्रोजेक्ट आवंटित किए गए हैं। लाहौल स्पीति में हिमाचल ही नहीं देश के बड़े ग्लेशियर मौजूद हैं। 25 किलोमीटर लंबा शिगड़ी के अलावा गंगस्टांग, कांगला, घेपन, कगटी जैसे ग्लेशियर उत्तर भारत के लिए पानी मुहैया कराते हैं। तो ये इन ग्लेशियर्स जैसे देखिए कि गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर, अलकनंदा संतोपथ हिमानी, यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर, तो ये सारे ग्लेशियर हमारे भारत में अवस्थित हैं जो कि पानी मुहैया कराते हैं। तो यह जो है खबर रही। अब थोड़ा सा आइए नदी के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले तो कि इस पूरे तंत्र को हम लोग इंडस सिस्टम कहते हैं, सिंधु तंत्र कहते हैं, याद रखिएगा। तो सिंधु तंत्र में सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु नदी की। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। ये तिब्बत के मानसरोवर यानी कैलाश पर्वत श्रेणी में स्थित मानसरोवर झील से, मानसरोवर लेक से सिंधु नदी निकलती है। 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत में यह देख रहे हैं ना, मात्र जम्मू, अब तो जो है लद्दाख हो गया, लेह शहर इसी नदी के किनारे बसा है। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर राज्यों में, केंद्र शासित राज्यों में बहते हुए यह पाकिस्तान चली जाती है। यानी मैक्सिमम पार्ट इसका जो फ्लो होता है वह पाकिस्तान में होता है। अब जो है याद रखेंगे, फिर यहां पर दो प्रश्न सिंधु नदी से बनते हैं कि ये किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है। यानी इंडस रिवर इज फ्लोइंग बिटवीन टू माउंटेन रेंजेस। तो इस तरह से कह सकते हैं ये लद्दाख रेंज है और ये जास्कर रेंज है, और यही लद्दाख रेंज में स्थित बंजी नामक स्थान पर ध्यान रखिएगा 5181 मीटर गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। कहां? बंजी नामक स्थान। और गॉर्ज क्या होता है? दो पहाड़ियों के बीच गहरा सकरा रास्ता होता है और यही गॉर्ज का बड़ा रूप कैनियन कहलाता है, जैसे ग्रैंड कैनियन कोलोराडो नदी पर स्थित है। और इस तरह से पाकिस्तान में बहते हुए सिंधु नदी चली जाती है। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में सहायक नदियां, ये भी पूछा जाता है सबसे उत्तर में कौन सी सहायक नदी है, तो यह देख सकते हैं झेलम नदी। और झेलम नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर के शेषनाग लेक,
कौन सी झील झील से? शेषनाग या वेरीनाग इसको कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, वेरीनाग। तो शेषनाग वेरीनाग लेक से निकलकर आगे फिर एक झील मिलती है जो कि भारत की सबसे ताजे पानी की झील है, वुलर झील, सुना होगा। फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज वुलर लेक। वुलर लेक में प्रवेश करते हुए भारत पाकिस्तान के बीच सीमा बनाते हुए यह पाकिस्तान में चली जाती है, और पाकिस्तान में जाके इसका मुहाना क्या होगा? चेनाब रिवर होगा, और ये चेनाब नदी में जाके मिल जाती है दोस्तों। फिर उसके बाद चेनाब नदी की बात करते हैं जो कि खबरों में है। तो चेनाब नदी ये हिमाचल प्रदेश हो जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला दर्रा, याद रखेंगे, बारालाचाला दर्रा जो है, जिसे पास कहते हैं, यहां से चंद्रा और भागा नदी निकलती है दोस्तों, और यही मिलकर के चेनाब कहलाती है। फिर जो है जम्मू कश्मीर प्रवेश करती है, फिर इसके बाद पाकिस्तान होते हुए मीठन कोट के पास जाकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। तो ये बात समझ में आई, चेनाब नदी। फिर इसके बाद रावी नदी यहीं पर हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग दर्रा। कौन सा पास है दोस्तों? रोहतांग पास से निकलती है रावी नदी, और ये भी जाकर के पाकिस्तान में चेनाब नदी से मिल जाती है। फिर यहीं इसी के समीप एक है ब्यास नदी, ब्यास कुंड से निकलती है। कहां से निकलती है दोस्तों? ब्यास कुंड से निकलती है, और इसकी खासियत क्या है कि ये भारत में ही रह जाती है। ये पूछा जाता है कि कौन सी सहायक नदी है जो भारत में ही रह जाती है, तो ये ब्यास नदी है। अब सतलज नदी की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सतलज नदी यही मानसरोवर के समीप राकसताल लेक से, कहां से? राकसताल झील से निकलती है, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के शिपकीला दर्रे से, कौन से दर्रे से? शिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, और इस तरह से यह जाकर के ये दोनों का, आप देखिए, सतलज सेकेंड लॉन्गेस्ट मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, चेनाब इज लॉन्गेस्ट मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर इज सतलज रिवर। तो ब्यास और सतलज का मिलन कहाँ हो रहा है? तो यह हो रहा है कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में। ये कहाँ है? पंजाब में है। रेल कोच फैक्ट्री के लिए जाना जाता है प्यारे बच्चों, और याद रखना यहीं से हरिके बैराज भी इसको कहते हैं। इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जिसे राजस्थान की जीवन रेखा, लाइफ लाइन कहा जा रहा है दोस्तों, और इस तरह से सतलज इसके पानी को ले जाकर के आगे जाकर के चेनाब में मिल जाती है। फिर चेनाब इन सारे पानी को लेकर के सिंधु में मिल जाती है। तो ये रहा दोस्तों इंडस सिस्टम। अब बढ़ते हैं दूसरी महत्वपूर्ण खबर की ओर। पीएम मोदी इनॉग्रेट्स चौरी चौरा सेंटेनरी सेलिब्रेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 फरवरी को चौरी चौरा की घटना के शताब्दी समारोह, यानी चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? 4 फरवरी 1922 को। तो अब ये 100 वर्ष हो गया, शताब्दी मना रहे हैं, सेंटेनरी, हाँ ध्यान रखेंगे। तो शताब्दी का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। तो इस तरह से 100 वर्ष पूरे हो गए। यह ऐतिहासिक घटना थी दोस्तों। तो पीएम मोदी ने इस घटना पर समर्पित एक डाक टिकट भी जारी किया है, यह भी ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 75 जिलों में 1 वर्ष के समारोह की योजना भी बनाई है इस पर। और यह चौरी चौरा घटना क्या थी? तो यह यहाँ पर देख रहे हैं स्टाम्प है। तो यह ब्रिटिश भारत के संयुक्त प्रांत, पहले उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहा जाता, तो संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले, गोरखपुर किस नदी के किनारे बता है? राप्ती नदी के किनारे। तो चौरी चौरा में 4 फरवरी 1922 को घटना हुई थी, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों ने एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया। इसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, 3 स्वतंत्रता सेनानियों शहीद हुए थे। तो इस तरह से याद रखेंगे। फिर इस घटना के लिए 19 स्वतंत्रता सेनानियों को मृत्यु दंड दिया गया था। तो दोस्तों, हालांकि असहयोग आंदोलन इसके बाद महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया था, और यह बहुत महत्वपूर्ण घटना थी, यह ध्यान रखेंगे। तो अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड जोमेटो हैव साइंड ए MOU। तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और जोमेटो कंपनी तो जानते ही होंगे, ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत एक समझौता किया है। इसे क्या कहेंगे? PMSVA निधि, यानी पीएम प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम। इसके तहत यह समझौता
पर हस्ताक्षर किए हैं। तो एमओयू के तहत जोमेटो के फूड टेक प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ऑन बोर्ड करने का निर्णय लिया गया है और इस स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को हजारों उपभोक्ताओं तक ऑनलाइन पहुंचाने में मदद मिलेगी। और इस एमओयू के अनुसार MOHUA और जोमेटो शुरुआत में 300 वेंडर्स पर एक पायलट प्रोग्राम चलाएंगे। तो इन वेंडरों का चयन पटना, भोपाल, नागपुर, लुधियाना, वडोदरा, रायपुर जैसे 6 शहरों में किया जाएगा। उन्हें प्रौद्योगिकी और साझेदार ऐप उपयोग, मेनू डिजिटलीकरण, मूल्य निर्धारण और स्वच्छता तथा पैकेजिंग पर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। 5 अक्टूबर 2020 को MOHUA also signed a MOU with Swiggy to empower street food vendor with digital टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से 5 अक्टूबर को MOHUA ने डिजिटल तकनीक के साथ स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को सशक्त बनाने के लिए स्विगी के साथ भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी आइलैंड टू बी बिल्ट ऑन डेनमार्क इन नॉर्थ सी। दोस्तों, डेनमार्क, इसकी राजधानी कोपेनहेगन है। तो डेनमार्क की सरकार ने उत्तरी सागर में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है, जो यूरोपीय देशों में 3 मिलियन घरों की बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हरित ऊर्जा का उत्पादन और भंडारण करेगी। तो इस तरह यह विशालकाय द्वीप 18 फुटबॉल पिचों जितना बड़ा होगा। तो परियोजना की जो अनुमानित लागत होगी 210 बिलियन क्रोनर और डेनिश इतिहास में यह सबसे बड़ी परियोजना होगी दोस्तों। और कृत्रिम द्वीप को सैकड़ों अपतटीय पवन टरबाइनों से जोड़ा जाएगा और यह नौवहन, विमानन, उद्योग और भारी परिवहन में उपयोग के लिए घरों के साथ साथ हरित हाइड्रोजन को भी बिजली आपूर्ति करेगा। तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। थोड़ा सा डेनमार्क के बारे में जान लीजिए। ये देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर स्वीडन है और ये डेनमार्क की कैपिटल है क्या, कोपेनहेगन। स्वीडन की है स्टॉकहोम और यहाँ पर ये देख रहे हैं ना, नॉर्वे भी दिख रहा है और ये नॉर्थ सी है, उत्तरी सागर है, ये बाल्टिक सी है। यहीं पर नीचे आप देखेंगे बगल में तो बाल्टिक स्टेट है, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। तो दोस्तों इसकी कैपिटल कोपेनहेगन है। यहाँ की करेंसी डेनियस क्रोन है। अब बढ़ते हैं। इंडिया बहरीन होल्ड फर्स्ट ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देशों ने संयुक्त मीटिंग किया। यानी अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 4 फरवरी 2021 को जो है पहली बार भारत बहरीन संयुक्त कार्य समूह की बैठक आभासी प्रारूप में हुई थी। यहाँ पर ये देख सकते हैं इस तरह से। तो भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के संयुक्त सचिव दिनेश दयानंद जगदाले ने किया था। सस्टेनेबल एनर्जी अथॉरिटी के अध्यक्ष अब्दुल हुसैन बिन अली मिर्जा ने बहरीन प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। तो इस तरह से दोनों देशों के बीच यह संयुक्त ऊर्जा प्रयास, अक्षय ऊर्जा को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इस मीटिंग में इस बात की चर्चा की गई। अब थोड़ा सा दोस्तों बहरीन के बारे में जान लीजिए। बहरीन, ये देख रहे हैं ना, फारस की खाड़ी में स्थित यह देश है। इधर कतर है, इसकी राजधानी दोहा है। बहरीन की राजधानी मनामा है। ये बगल में सऊदी अरब है, यूनाइटेड अरब अमीरात है। तो दोस्तों इसकी कैपिटल मनामा, इसकी करेंसी है दिनार। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर सलमान, क्राउन प्रिंस ऑफ बहरीन। अब बढ़ते हैं वेरियस नेशनल और इंटरनेशनल पर्सनालिटी इन न्यूज। आज हम बात करेंगे टेक महिंद्रा अपॉइंटेड मिलिंद कुलकर्णी एज CFO। दोस्तों आईटी सेवाओं के प्रमुख कंपनी टेक महिंद्रा ने मिलिंद कुलकर्णी को अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नामित किया है। कुलकर्णी की नियुक्ति 2 अप्रैल 2021 से प्रभावी होगी। यानी वह मौजूदा CFO मनोज भट्ट का स्थान लेंगे। भट्ट ने M&M समूह के समूह मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नेतृत्व संभालेंगे, जहां रोटेशन रणनीति के तहत होगा। और कुलकर्णी वर्ष 2002 से टेक महिंद्रा के साथ जुड़े हुए हैं और महिंद्रा समूह में टेक महिंद्रा का 19.4 बिलियन का हिस्सा है। तो ये ध्यान रखेंगे, फैक्ट है। अब बढ़ते हैं बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचारों में। पेपाल टू शट डोमेस्टिक
पेमेंट सर्विस इन इंडिया। पेपल टू शट डोमेस्टिक पेमेंट सर्विस इन इंडिया। दोस्तों कैलिफोर्निया स्थित, जैसा कि आपको पता है, कैलिफोर्निया प्रांत कहाँ है? अमेरिका में है। इसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है, जैसे भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। कैलिफोर्निया स्थित डिजिटल भुगतान पेपल ने घोषणा की है कि कंपनी ने भारत में अपनी घरेलू भुगतान सेवाओं को 1 अप्रैल 2021 से अप्रभावी, इसको ठीक कर लीजिएगा, अप्रभावी यानी बंद करने का निर्णय लिया है। यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि कंपनी अब अपना ध्यान क्रॉस बॉर्डर पेमेंट बिजनेस पर लगाना चाहती है। हालांकि वैश्विक ग्राहक पेपल, इसको ठीक कर लीजिएगा, पेपल का उपयोग करके भारतीय व्यापारियों को भुगतान करने में सक्षम होंगे। पेपल कई भारतीय ऑनलाइन ऐप जैसे यात्रा टिकट सेवा, मेक माई ट्रिप, ऑनलाइन बुकिंग ऐप, बुक माई शो एंड खाद्य वितरण ऐप स्विगी पर भी एक भुगतान विकल्प था। अब बढ़ते हैं वन नेशन वन ओम्बुड्समैन अप्रोच। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि वह वर्तमान में काम कर रहे 3 शिकायत निवारण योजनाओं के विपरीत एक एकल लोकपाल के तहत उपभोक्ता शिकायतों के निवारण को एकीकृत करेगा, यानी एक ही जगह। वर्तमान में बैंकिंग, गैर बैंक वित्त कंपनियों और डिजिटल लेन देन में उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिए समर्पित लोकपाल योजनाएं हैं। अब बैंक ने 3 लोकपाल योजनाओं को एकीकृत करने का निर्णय लिया है। तो ये आज की खबर में आया हुआ है, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। और केंद्रीय बैंक ने वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में शिकायत प्रबंधन प्रणाली CMS पोर्टल का भी संचालन किया है। तो इस पोर्टल का उपयोग ग्राहक शिकायतों के वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए किया जाएगा, जो विनियमित संस्थाओं द्वारा हल नहीं किए जा सकते। तो इस तरह से RBI वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र को सरल और उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए एक देश एक लोकपाल के दृष्टिकोण को अपनाएगा, और ये काफी अच्छी पहल है, इसे ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं पुस्तकें और पुरस्कारों में। हंटर बाइडेन टू रिलीज मेमोयर ए ब्यूटीफुल थिंग्स। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन के बेटे हैं हंटर बाइडेन ब्यूटीफुल थिंग्स नामक अपने संस्मरण को प्रकाशित कर रहे हैं, जो नशे और मादक पदार्थों के सेवन के साथ उनके संघर्षों के बारे में बताता है। यह पुस्तक संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 अप्रैल को गैलरी बुक्स साइमन एंड शूस्टर द्वारा प्रकाशित होने वाली है। 51 वर्षीय हंटर बाइडेन ने अपनी व्यक्तिगत कहानी सुनाई है कि कैसे वह एक ड्रग एडिक्ट थे, एक बच्चे के रूप में शराब के अपने पहले घूंट से, जब वह एक पारिवारिक त्रासदी के बाद से अपने कोकीन के उपयोग, और उन्होंने इस समस्या को कैसे ठीक किया। तो यह किताब आ रही है, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं खेल समाचारों में। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच चल ही रहा है, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने बहुत ही अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। भारत के खिलाफ चेन्नई में शुरू हुए पहले टेस्ट के पहले दिन ही उन्होंने शतक कर दिया, यानी श्रीलंका में लगातार 2 मैचों में 2 शतक लगाने वाले रूट भारत में भी शानदार शुरुआत की है। 30 वर्षीय रूट ने टेस्ट कैरियर के 100वें मुकाबले, इनका 100 टेस्ट मैच था, और दोस्तों उसमें भी शतक इन्होंने जड़ दिया। तो यह टेस्ट कैरियर का उनका 20वां शतक है। भारत में उनका दूसरा सब, जबकि भारत के खिलाफ टेस्ट में 5वां शतक है, ये ध्यान रखेंगे। और उन्होंने एक अनोखा रिकॉर्ड जो बनाया है, 98, 99 एंड 100 टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं दोस्तों, यानी लास्ट के 3 मैच में उन्होंने शतक लगाया है। इससे पहले उन्होंने श्रीलंका में हाल ही में खत्म हुई सीरीज में 2 मैचों में एक दोहरा शतक और 1 शतक लगाया था दोस्तों। और रूट अपने 100वें टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले दुनिया के 10वें और इंग्लैंड के तीसरे खिलाड़ी, यानी कॉलिन कॉड्रे और एलेक स्टीवर्ट के बाद तीसरे खिलाड़ी हो गए हैं। अन्य खिलाड़ियों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने 100वें मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया था। इसके अलावा इजमामुल हक, जावेद मियांदाद, हाशिम अमला, ग्रीम स्मिथ जैसे खिलाड़ियों ने भी यह कारनामा
कर दिखाया है, तो इसे ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं लीसा स्टालेकर, ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान लीसा स्टालेकर को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है दोस्तों। और देखिए बहुत ही रोचक बात है कि पुणे में जन्मी स्टालेकर ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 12 साल के अपने कैरियर के दौरान 8 टेस्ट, 125 वनडे, 54 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। वनडे और टी20 फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया की 4 विश्व कप विजेता टीम की सदस्य भी रही हैं। स्टालेकर ने 2006 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 वनडे में टीम की अगुवाई भी की थी। और दोस्तों 2007 में साल की इंटरनेशनल महिला क्रिकेटर चुना गया था। 2007 और 8 में ऑस्ट्रेलिया की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया था, जिसके लिए उन्हें बेलिंडा क्लार्क मेडल भी मिला था। और उन्हें अगस्त 2020 में आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया, तो काफी चर्चित है ये। अब बढ़ते हैं महत्वपूर्ण दिवस में। आज है दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस टू फीमेल जेनिटल मल्टीलेशन। यह जो है 6 फरवरी यानी आज के दिन मनाया जाता है, यानी महिला जननांग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस एक संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित वार्षिक जागरूकता दिवस है, जो हर साल 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति को मिटाने के लिए किया जाता है। यह पहली बार वर्ष 2003 में आयोजित किया गया था। इस बार 2021 की जो थीम है, नो टाइम फॉर ग्लोबल इनएक्शन, यूनाइट फंड एंड एक्ट टू इन द FGMC। ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो वैश्विक निष्क्रियता के लिए समय नहीं, FGMC को समाप्त करने के लिए एकजुट निधि और कार्य करें, यही इस बार का थीम है। अब बात करते हैं लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। जैसा कि यह सीरीज चल रही है, आप लोगों के ही मांग पर हमने यह सारा बताया कि बंगाल का गवर्नर जनरल। अब बात करेंगे, जैसे वायसराय की बात कर रहे हैं, कल हो गया था 1884 तक। अब बात करेंगे 1884 के आगे। तो जो 1884 में लॉर्ड रिपन के बाद आए हैं लॉर्ड डफरिन साहब। तो लॉर्ड डफरिन के समय में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। एक और प्रश्न कल के किसी बच्चे ने पूछा था कि डलहौजी का नाम क्यों, मतलब डलहौजी क्यों पड़ा। तो याद रखेंगे डलहौजी के बारे में मैंने बताया ही था। तो यह जो हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले में स्थित है डलहौजी, ये ध्यान रखेंगे। तो यह डलहौजी चंबा जिले में स्थित है। तत्कालीन वायसराय उस समय डलहौजी साहब होते थे। तो 1854 में इसे बसाया था। वायसराय डलहौजी के नाम पर ही इस जगह का नाम डलहौजी पड़ा था। तो अंग्रेज सैनिक और नौकरशाह यहाँ पर गर्मी की छुट्टियां बिताने आते थे दोस्तों। यहाँ पर आकर्षक प्राचीन मंदिर है, चंबा है, पांगी घाटी है, और यह चंबा जिले में ही स्थित है डलहौजी। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं डफरिन साहब के बारे में। तो डफरिन के कार्यकाल में ही तृतीय बर्मा युद्ध हुआ था दोस्तों। इन्हीं के कार्यकाल में आपको पता होना चाहिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी। एओ ह्यूम के नेतृत्व में एलन ऑक्टिवियन ह्यूम को भारतीय कांग्रेस का जनक कहा जाता है। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और पहला सम्मेलन मुंबई के तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, यानी 72 मेंबर पार्टिसिपेट इन फर्स्ट कांग्रेस सेशन इन 1885। ध्यान रखेंगे। और इसके जो अध्यक्ष थे पहले WC बनर्जी थे। बंगाल टेनेसी एक्ट, अवध टेनेसी एक्ट, पंजाब टेनेसी एक्ट इन्हीं के समय पारित हुआ था दोस्तों। और उत्तरी बर्मा ब्रिटिश भारत का साम्राज्य अंग बना था बर्मा युद्ध के बाद। ध्यान रखेंगे कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में बंगाल टेनेसी एक्ट, इसके साथ साथ अवध, पंजाब, इन सब की भी स्थापना की गई थी दोस्तों। लॉर्ड डफरिन के समय में ही अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा का निर्धारण भी हुआ था। अब बढ़ते हैं लॉर्ड लैंसडाउन दोस्तों, इनके नाम से भी शहर है, उत्तराखंड में है। तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा का निर्धारण लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में हुआ था।
तो यानी 1893 में डूरंड आयोग की स्थापना की गई थी दोस्तों, याद रखना। और इस रेखा का निर्धारण ब्रिटिश अधिकारी सर मोर्टिमूर डूरंड और अफगान अमीर अब्दुल रहीम खान के बीच हुआ था। 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम भी इन्हीं के समय में, याद रखना दोस्तों, और एज ऑफ कॉन्सेंट बिल भी पारित हुआ था 1891 में ही, लॉर्ड लैंसडाउन के समय में ही। इसमें क्या है कि इसके अंतर्गत एक व्यक्ति के यौन कृत्यों के लिए सहमति की उम्र बढ़ा दी गई थी, जिसमें लड़कियों की यौन सहमति की उम्र 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई थी। इससे कम उम्र में यौन संबंध बनाने पर इसे बलात्कार माना गया है, चाहे वह विवाहित ही क्यों ना हो। तो यह जो है इनके समय दूसरा कारखाना अधिनियम। दोस्तों 1892 में ही भारत परिषद अधिनियम का गठन किया गया था। इनडायरेक्ट वोटिंग इंट्रोड्यूस इन 1892, इंडिया काउंसिल एक्ट लैंसडाउन के समय में हुआ था, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो वाइसराय हैं विक्टर ब्रूस, इन्हें जो है याद रखेंगे, विक्टर ब्रूस को अर्ल ऑफ एल्गिन भी कहा जाता है। तो अर्ल ऑफ एल्गिन कार्यकाल में भारत में क्रांतिकारियों की शुरुआत हुई। पूना के चापेकर बंधुओं दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वसुदेव हरि चापेकर ने ब्रिटिश प्लेग कमिश्नर WC रैन को गोली मारकर भारत की प्रथम राजनीतिक, मतलब भारत में प्रथम राजनीतिक हत्या की थी, विक्टर ब्रूस के ही कार्यकाल में दोस्तों, याद रखिएगा। यह कह सकते हैं, इनको अर्ल ऑफ एल्गिन कहते थे। इनके समय में ही भारत में देशव्यापी अकाल पड़ा, जिसमें 45 लाख लोगों की जान गई थी। और हिंदू कुश पर्वत के दक्षिण में चित्राल राज्य के विद्रोह को भी इन्होंने दबाया था। अब बात करते हैं लॉर्ड कर्जन साहब। ये बहुत कांग्रेस से नाराज रहते थे, ये कांग्रेस को लड़खड़ाते हुए, मरते हुए, तड़पते हुए देखना चाहते थे दोस्तों। और याद रखना, फूट डालो और राज करो की नीति, बंगाल का विभाजन इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना आगे अभी हम चर्चा करेंगे, तो थोड़ा सा कर्जन का कार्य समझ लीजिए एक एक करके। इनके कार्यकाल में सर एंड्रूज फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन किया था। इस आयोग की अनुशंसा पर ही प्रांतीय पुलिस की स्थापना एवं गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई थी। कर्जन के समय में ही उत्तरी पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत की भी स्थापना, यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की भी स्थापना की गई थी। शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत 1902 में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की गठन किया गया था और यूजीसी अधिनियम पारित हुआ था कब? 1904 में, यानी विश्वविद्यालय अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में ही इन्हीं के कार्यकाल के दौरान पारित हुआ था दोस्तों, यह भी ध्यान रखेंगे। और कर्जन के समय में 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, जिसके द्वारा भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देने के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। कर्जन 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का भी गठन किया था दोस्तों। कर्जन के समय में भी अकाल पड़ा था, 60 से 90 लाख लोग मरने का अनुमान था दोस्तों। 1899 और याद रखेंगे 1899 से लेकर 1900 में पड़े अकाल व सूखे की स्थिति के विश्लेषण के लिए सर एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया। और लॉर्ड कर्जन के समय सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया था दोस्तों, और उसी के बाद ही 1905 में ही लॉर्ड कर्जन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इस बार फिर 18 नवंबर को लॉर्ड मिंटो बने वाइसराय 1905 को। तो लॉर्ड मिंटो साहब, इनके समय में भी कह सकते हैं बहुत उल्टा पुल्टा हुआ। 1906 में अब देखिए बंगाल का विभाजन हो गया, अब हिंदुओं मुसलमानों को अलग कर दिया गया, फूट डालो राज करो की नीति एक तरह से देखा जाए तो लॉर्ड मिंटो ने भी अपनाई। और 1906 में देख सकते हैं सलीम उल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई दोस्तों। फिर 1907 में
यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को तो तोड़ा ही, साथ साथ 1907 में गरम दल नरम दल में कांग्रेस बट गई। रास बिहारी घोष उस समय अध्यक्षता कर रहे थे कांग्रेस की। बाल पाल लाल गरम दल के नेता थे। इस तरह से उदारवादी और गरम दल नेताओं के बीच में ठन गई और इस तरह से कांग्रेस का विभाजन हो गया, और जो कि जाकर 1916 में समाप्त हुआ, उस लखनऊ समझौता जिसे कहा जाता है अंबिका चरण मजूमदार। और दोस्तों 1907 के बाद 1908 में ही बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष का कारावास हो गया, और फिर उसके बाद 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म पारित हो गया दोस्तों, जिसमें मुसलमानों के लिए या अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, यानी आप कह सकते हो आज ये तक ये जो लड़ाई चली आ रही है हिंदू मुसलमानों की एकता के बीच, या कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान का बीजारोपण यहीं हो चुका था प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। तो यानी ये अंग्रेज जो है हमारे देश पर शासन किए और जाते जाते ऐसा व्यवस्था करके चले गए कि हम लोग आपस में ऐसे ही लड़ते रहेंगे। तो यह व्यवस्था, यह लॉर्ड मिंटो के समय में ही पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात कर दी गई थी, और बाल गंगाधर तिलक को जेल हो गई थी चूंकि मेन वह कम से गरम दल के नेता थे। ऐसे में चूंकि अब वह जेल में गए तब उनको समझ में आई बातें कि अरे ये हो क्या रहा है। तो इस तरह से जो है फिर 1914 में एनी बेसेंट, फिर जो है लोग आए, जो है बाल गंगाधर तिलक एनी बेसेंट होम रूल लीग चलाए। हाँ, जिन्ना भी उस समय बहुत ही एक्टिव थे। तब जाकर के 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक मंच पे आए, गरम दल नरम दल सब एक मंच पर आए दोस्तों। तो यह सब घटनाएं लॉर्ड मिंटो के समय में हुई थी, यह ध्यान रखिएगा। अब इसके आगे के वायसराय नेक्स्ट सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे। अब बढ़ते हैं आप लोगों के प्रैक्टिस सेशन में, जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर देने का प्रयास करें, मैं तो यही आप लोगों से आग्रह करूंगा। आज उत्तर देने वालों में हैं रुपिंदर कौर, फैजल अमीन, मोनी गुप्ता, विशाल कुमार, शर्मिष्ठा सेन, विनय चंद्रन पी, शुभश्री कात्रे, शुभम रुंगटा, खेतेश मंसूरिया, विवेक सिंह, वंदना सैंधव, अजरा खान, विश्वजीत कुशवाहा, फहात यूनिस, राम बहादुर, सूरज उपाध्याय, चंदन कुमार महता, सुभाष रानी, हितेश स्वामी, सौरभ चौधरी, रितेश पांडे, स्टडीज मानिया, संजय नेगी, राजेश कुमार, पूर्णिमा जायसवाल, मुस्कान हारून शेख, इतने लोगों ने आज कमेंट और उत्तर दोनों दिए हैं, और सभी ने बहुत ही अच्छे उत्तर दिए हैं। आज आप लोगों के सामने पहला प्रश्न है, चंद्र और भागा नदियों के संगम से कौन सी नदी बनती है? चेनाब, ब्यास, सतलज या बसपा रिवर? नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द सेलिब्रेशन ऑफ द चौरी चौरा इंसिडेंट ऑन 4 फरवरी 2021। तो यह इंसिडेंट की घटना जो है वह किस वर्षगांठ, यानी कौन सा आयोजन है? 75वां, 100वां, 50वां या 125वां? नेक्स्ट है दोस्तों, चौरी चौरा की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च या भारत छोड़ो आंदोलन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर and a food delivery platform have signed a MOU under the Prime Minister Street Vendor Atmanirbhar Nidhi scheme, which is that food delivery प्लेटफॉर्म, यानी वह फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म कौन सा है? स्विगी के साथ, जोमेटो, फूड पांडा या उबेर ईट्स? नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज अप्रूव्ड ए प्रोजेक्ट टू बिल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी आइलैंड? स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, रूस? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटी सेवाओं के प्रमुख टेक महिंद्रा के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नामित किया गया है? मिलिंद कुलकर्णी, SN सुब्रमण्यन, अनीस शाह, JK शिवन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस वैश्विक डिजिटल भुगतान मंच ने घोषणा की है कि कंपनी ने कि भारत में अपनी घरेलू भुगतान सेवाओं को बंद करने का निर्णय लिया है? फोन पे, अमेजन पे, पेजा या पेपल? नेक्स्ट है, वर्तमान में क्रिकेट टीम इंग्लैंड के कप्तान कौन है? जो रूट, बेन स्टोक, जेम एंडरसन, डैनियल लॉरेंस? एंड नौवां क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर टीम की पूर्व कप्तान लीसा स्टालेकर को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इनका जन्म किस देश में हुआ था? यानी किस देश में, यहां पर इसको ठीक कर लीजिएगा, किस देश में हुआ था? ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड, फिजी? तो किस देश में हुआ था?
याद रखना, इसमें आपको उत्तर बताना है, ठीक है। और अंतिम प्रश्न है, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, चेम्सफोर्ड या लॉर्ड इरविन? इन 10 प्रश्न के उत्तर शीघ्र दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।